आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट। ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा यूनिट है, लेकिन हम इसे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के साथ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलें, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट सर कब इंट्रोड्यूस होता है। देखिए भाई, यहाँ पर आपको ये निर्मला सीतारमण जी नज़र आ रही होंगी, पीछे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हेड हैं, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना मेरे बच्चे, वो ही गवर्नमेंट बजट को इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के अंदर, और ये हर साल इंट्रोड्यूस किया जाता है 1 फरवरी को। देखें, यहाँ पर ये पार्लियामेंट में स्पीच देती हुई जब इन्होंने गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस किया होगा तो बाद में ये गवर्नमेंट बजट को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। सर, गवर्नमेंट बजट में बेसिकली होता क्या है भाई? गवर्नमेंट बजट में 2 चीज़ें होती हैं। सरकार बताती है कि हम कहाँ से पैसा कलेक्ट करने वाले हैं आगे आने वाले सालों में, और कहाँ पर पैसा खर्च करने वाले हैं आगे आने वाले साल में। यानी गवर्नमेंट आपको अपने अगले करंट फाइनेंशियल ईयर की फिस्कल ईयर के बारे में बताती है कि पैसा हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे और उसी पैसे को हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। जब भी गवर्नमेंट बजट हर साल इंट्रोड्यूस होता है तो गवर्नमेंट बजट में 2 बातें अनफोल्ड होती हैं। सबसे पहला भाई, आपने पिछले साल भी तो गवर्नमेंट बजट बताया था ना, तो पिछले साल की आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही? पिछले साल का जो आपने गवर्नमेंट बजट दिया था, उस गवर्नमेंट बजट का क्या नतीजा रहा, क्या परफॉर्मेंस रही? ठीक है, एक तो उसके बारे में बताया जाएगा। और फिर ये जो कमिंग फिस्कल ईयर आ रहा है, फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक। ठीक है ना, कॉमर्स वालों का यही हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो कमिंग फिस्कल ईयर के अंदर हमारे क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हैं और हमारी क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, उसके बारे में यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। यानी पिछले साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और आगे आने वाले साल की फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के बारे में उस गवर्नमेंट बजट में लिखा होता है। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट बजट बताता है कि हम कहाँ से पैसा कलेक्ट करने वाले हैं और कहाँ पर पैसा खर्च करने वाले हैं। तो ये कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं और कहाँ खर्च करने वाले हैं, उसी को फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ कहा जा रहा है। और जो फाइनेंशियल प्रोग्राम और पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बजट के थ्रू बनाई जाती हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। सरकार की बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी उन्हें नाम दिया जाता है। सर, इसे बजटरी पॉलिसी क्यों कहते हैं भाई? गवर्नमेंट बजट में इंट्रोड्यूस हो रही है। फिस्कल पॉलिसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिस्कल ईयर के लिए बनाई जा रही है। ठीक है सर, गवर्नमेंट बजट बनाने का सरकार का क्या उद्देश्य है? सरकार गवर्नमेंट बजट के थ्रू क्या अचीव करना चाहती है? सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू अचीव करने की कोशिश की जाती है वो है जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि भैया जीडीपी का ग्रो किया जाए, देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। सरकार के गवर्नमेंट बजट को जब आप स्टडी करेंगे ना, तो वहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सी छोटी कंपनीज़ को टैक्स रिबेट्स वगैरह दिया होता है कि भाई आपसे हम कम टैक्स कलेक्ट करेंगे, हम आपको सब्सिडीज़ देंगे, आप बिजनेस कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और देश की जीडीपी में इम्प्रूवमेंट कीजिए। यानी सरकार जब भी अपना गवर्नमेंट बजट लेकर आती है तो अक्सर उसके अंदर बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी नज़र आती हैं जिससे गवर्नमेंट का उद्देश्य जीडीपी ग्रो करना और इकोनॉमी को ग्रो करना नज़र आता है। यानी जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जीडीपी ग्रोथ बोल दो या इकोनॉमिक ग्रोथ बोल दो, वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब देश की रियल जीडीपी को बढ़ाया जाए। ठीक है जी, रियल जीडीपी को बढ़ाया जाए। और रियल जीडीपी बढ़ाने के लिए देश में इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना ज़रूरी है। और सरकार अपने बजट के थ्रू जब टैक्स वगैरह की बात करती है तो छोटे बिजनेसेस को टैक्स में राहत देकर सरकार कोशिश करती है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, जिससे देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़े। देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपको नज़र आएगा। समझ में आई बात? ये नहीं आती? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कंसर्न होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसको हम एक और पॉइंट कह सकते हैं, रिडक्शन इन दी इनइक्वालिटीज बिटवीन दी पीपल। मतलब लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है इनकम को लेकर, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश सरकार अपने बजट के थ्रू करती है और उसी को कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ये काम कैसे कर सकती है? देखो भाई, ऐसा है, गवर्नमेंट जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है उन पर टैक्स ज़्यादा लगाती है, और जिन लोगों के पास पैसा कम होता है गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ ज़्यादा देती है। और टैक्स भी गवर्नमेंट बजट का पार्ट है और सब्सिडी भी गवर्नमेंट बजट का पार्ट है, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट की रिसीट है और सब्सिडी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। तो जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इनकम है उनसे सरकार ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, और जिनके पास पैसा कम है गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देने की कोशिश करती है।
और ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू अचीव कर सकती है। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में जीडीपी ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी एक ऑब्जेक्टिव है। अगला पॉइंट आता है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? देखो भाई, गवर्नमेंट जानती है कि लोगों के पास है इनकम, लोगों के पास है पैसा, और यही है देश का रिसोर्स। यही है क्या? देश का रिसोर्स। तो गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है कि गवर्नमेंट इस रिसोर्स को बहुत ध्यान से अपनी इकोनॉमी पे खर्च करे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सैनिटेशन है ना, क्या इसके ऊपर कोई आपको प्राइवेट बिजनेस करता हुआ नजर आ रहा है? कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता हुआ नजर आ रहा है? क्या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की ये इच्छा है कि भाई सैनिटेशन पर पैसा खर्च करा जाए, सैनिटेशन के एरिया में पैसा इन्वेस्ट किया जाए? नहीं, गवर्नमेंट ही आपको सैनिटेशन के एरिया में पैसा इन्वेस्ट करती हुई नजर आएगी। गवर्नमेंट ही क्या नाम है, पब्लिक टॉयलेट्स ओपन करवाती है ना। आपके एरिया के अंदर, आपके इलाकों के अंदर जो सफाई हो रही है, गवर्नमेंट ही उन सफाइयों को करवाती है। आपके घरों में जो पानी की सप्लाई है, गवर्नमेंट जल बोर्ड के थ्रू वो तक आप लोगों तक पहुंचा रही है। यानी बेसिकली मैटर यहाँ पर कहने का मेरा ये है मेरे बच्चे, गवर्नमेंट जब भी रिसोर्स इकट्ठा करती है ना, तो उसको रीएलोकेट करते वक्त गवर्नमेंट देखती है कि देश के अंदर क्या प्रायोरिटी है, कहाँ पर हमें पैसा खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट बस रिसोर्स इकट्ठा करके, टैक्स इकट्ठा करके कहीं पर भी खर्च नहीं कर देती। लो जी अंबानी जी तुम ले लो, अडानी जी तुम ले लो, वो अलग बात है, पता नहीं, छोड़ो खैर। अब गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इकट्ठा किया तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ पर खर्च करेगी? गवर्नमेंट प्रायोरिटी वाइज उस पैसे को खर्च करेगी। अगर देश में डिफेंस की ज़रूरत है, अगर आपकी किसी मुल्क से लड़ाई चल रही है, तो आप डिफेंस पे पैसा खर्च करेंगे। अगर आपके देश के अंदर अगर मेडिकल सुविधाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, कोविड के अंदर देखा था आपने, तो गवर्नमेंट वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च करेगी। अगर कोई सैनिटेशन पर पैसा खर्च नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट सैनिटेशन पर पैसा खर्च करेगी, गवर्नमेंट वाटर सप्लाई पर पैसा खर्च करेगी, है ना। लोग क्या नाम है, बिजनेस करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि देश की जीडीपी ग्रो हो, देश में बिजनेसेस इंप्रूव हो। हर बिजनेसमैन, हर कैपिटलिस्ट सोच वाला आदमी सोचता है कि मेरे बिजनेस से प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कौन देगा? उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इकोनॉमी पर कौन पैसा खर्च करेगा? गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट रिसोर्स इकट्ठा करके उसको दोबारा से रीएलोकेट करती है। आप लोगों से टैक्स लेने के बाद मोदी जी अपने घर नहीं बैठ जाते, उस पैसे को खर्च करते हैं आप ही लोगों के ऊपर, लेकिन इकोनॉमिक और सोशल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, और इसी को हम कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ में आई बात या नहीं आती? तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स में जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव हैं। लास्ट आता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देश में ना दो चीज़ें बड़ी परेशान करती हैं, एक हम कहते हैं इन्फ्लेशन और एक हम कहते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन जब भी आता है तो प्राइजेस बढ़ने लग जाते हैं, डिफ्लेशन जब भी आता है तो प्राइजेस यानी कीमतें घटने लग जाती हैं। और हमें ना ही ऐसा करना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाएँ या फिर कीमतें बहुत तेज़ी से घटने लग जाएँ। देखो कीमतें अगर बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगी ना, तो नुकसान किसको होगा? कंज्यूमर को नुकसान होगा, ये सफ़र करेगा बेचारा। अगर कीमतें तेज़ी से घटने लग जाएंगी तो किसको नुकसान होगा? प्रोड्यूसर को नुकसान होगा। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करी है महंगे में, कीमतें गिरने लग गई, बेचारे का प्रॉफिट जाने लग जाएगा उसके हाथ से। तो दोनों पार्टीज को नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इकोनॉमी में किसी के लिए भी सही चीज़ नहीं है। आपको अपनी इकोनॉमी को क्या रखना है? स्टेबल रखना है, और इकोनॉमी को स्टेबल रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और ये गवर्नमेंट अपना काम गवर्नमेंट बजट के थ्रू करती है। भाई देखो, अगर हमें इन्फ्लेशन से लड़ना है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर्स कम होंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, उससे डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो सकती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो सकती है। क्योंकि मार्केट में अगर पैसा कम पहुंचेगा तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो जो महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही है वो गिर सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन आया हुआ है, कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा, ताकि मार्केट में पैसा पहुंचे, लोग उस पैसे को इस्तेमाल कर चीज़ों को खरीदें, उससे डिमांड बढ़े और उससे प्राइजेस बढ़े। तो दोनों चीज़ों को करेक्ट करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि आरबीआई भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा, लेकिन इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट बजट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है।
समझ में आई बात या नहीं आती? जी बिल्कुल सर समझ में आई। मैंने आप लोगों को गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बताए। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, 4 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और 4 नंबर में वो क्वेश्चन शायद इस तरह का ना हो कि भाई कोई 4 ऑब्जेक्टिव बताओ, पूछने को ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने जो पास्ट में देखा है और करंट सैम्पल पेपर्स हम देख रहे हैं, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अभी अभी मैंने एक सैम्पल पेपर देखा, वहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सरकार ने LPG सिलेंडर्स को कुछ लोगों के लिए क्या कर दिया, फ्री कर दिया। सरकार ने कहा उसके ऊपर हम खर्चा करेंगे, LPG सिलेंडर के ऊपर लोग खर्चा नहीं करेंगे, और वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं उनके लिए सरकार ने ऑफर निकाला। अब बताओ, सरकार इसके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी, और एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट बजट का पार्ट है। सर ऐसा करके सरकार कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है? मेरे बच्चे, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रही है, इनकम एंड वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर मैं बोल सकूं इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के ऑब्जेक्टिव को सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर गरीबों को LPG सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा तो उनका कम पैसा खर्च होगा और वो अपनी इनकम को दूसरी ज़रूरी चीज़ों में खर्च कर सकेंगे, पढ़ाई में, एजुकेशन में, हेल्थ में वहाँ खर्च कर सकेंगे। तो देखा, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब उसका आंसर आपको कैसे देना होगा? आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात हो रही है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और आपको उससे रिलेटेड 2-3 लाइनें और लिखनी पड़ेंगी, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आती? बिल्कुल सर समझ में आ गया हमें। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या सीखा? गवर्नमेंट बजट 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसे इंट्रोड्यूस करती हैं, पार्लियामेंट के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट बजट जब भी अनफोल्ड होता है तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो प्रीवियस ईयर की है एक तो वो बताई जाती है, और आने वाले फिस्कल ईयर के लिए क्या फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ होते हैं वो बताए जाते हैं। और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसी को ही हम बजटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और ये मैंने आपके साथ अभी अभी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की, कि सर ये जो गवर्नमेंट बजट इशू किया जाता है, गवर्नमेंट बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपने कहा कि गवर्नमेंट बजट के 2 हिस्से होते हैं, सरकार के द्वारा आने वाली रिसीट्स और सरकार के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर। तो मेरे बच्चे, इसी कंपोनेंट के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सरकार जहां से पैसा कलेक्ट करने की बात करती है उसे बजट रिसीट कहा जाता है, सरकार जहां पर पैसा खर्च करने की बात करती है उसे बजट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब सरकार बताती है कि भाई देखो, रिसीट 2 तरीके की, एक है रेवेन्यू रिसीट और एक है कैपिटल रिसीट। इसी तरीके से खर्चे भी 2 तरीके के हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सरकार कहाँ से पैसा रिसीव करेगी और कहाँ पैसा खर्च करेगी। पहले हम बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जी, एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे को कहा जाता है जिसकी वजह से या तो आपका कोई एसेट इंक्रीज हो जाए या फिर उससे आपकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे खर्चे को कहा जाता है? आपने खर्च किया और उस खर्चा करने की वजह से या तो आपके पास कोई एसेट इंक्रीज हो गया या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब एसेट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि भाई सरकार ने मानो क्या करा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, या फिर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट कंपनी में, पब्लिक सेक्टर में कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने पैसा तो खर्च किया, लेकिन पैसा खर्च कर हुआ क्या, एक एसेट बढ़ गया, तो वो एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। या फिर सरकार ने क्या किया, बैंक से लोन लिया हुआ था, RBI से लोन लिया हुआ था, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ था, IMF से लोन लिया हुआ था, सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी थी। अब सरकार ने पैसा खर्च किया और वो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, यानी हमने लोन की क्या कर दी, रीपेमेंट कर दी। यानी अगर आप कोई खर्चा करते हैं और उसकी वजह से या तो आपका कोई एसेट बढ़ जाए या फिर उससे आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो जाए, तो ऐसे खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लेकिन अगर आप खर्चा कर रहे हैं लेकिन उस खर्चा करने की वजह से ना ही आपका कोई एसेट बढ़ रहा, ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी घट रही, तो ऐसे ही खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है, भाई आपने लोन ले रखा है तो लोन के ऊपर आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इंटरेस्ट एक तरीके का खर्चा है। अगर मैंने किसी से कर्जा लिया है और मैं उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट और ब्याज कभी भी लाइबिलिटी को कम नहीं करता, लोन अपनी जगह खड़ा रहता है, इंटरेस्ट बस पे होता रहता है। तो सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पे करना, रेंट पे करना, अगर सरकार इस तरीके के खर्चे कर रही है, ना ही जिनकी वजह से कोई एसेट बढ़ रहा, ना ही जिनकी वजह से कोई लाइबिलिटी घट रही, तो ऐसे खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। समझ में आई बात या नहीं आती? अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। एक और ज़रूरी बात,
कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार ये खर्चे नहीं हो रहे होते। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार ये खर्चे होते हैं, रेगुलर बेसिस पर ये खर्चे होते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है कैपिटल रिसीट और एक है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं कैपिटल रिसीट के बारे में बात कर लेता हूं। देखो मेरे बच्चे, जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ रहा था, सेम उसी तरीके से कैपिटल रिसीट की वजह से भी एसेट और लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। अब वो इफेक्ट कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है, रिसीट है तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा ही, और पैसा आने की वजह से क्या हुआ, या तो आपका कोई एसेट घट गया या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ऐसी रिसीट को मैं कैपिटल रिसीट कहूँगा। ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, आपने क्या करा, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। आपने, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी गवर्नमेंट की, है ना, जैसे कि एयर इंडिया, एग्जाम्पल एयर इंडिया का है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माना जाता था उसे, क्योंकि उसे गवर्नमेंट ओन करती थी। गवर्नमेंट ने अपनी एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया। अब टाटा ने गवर्नमेंट को पैसे दिए, अब गवर्नमेंट के पास पैसे तो आए, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, यानी आपका एसेट डिक्रीज हो गया। या फिर आपने वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से क्या कर लिया, लोन ले लिया। अब पैसे तो आपके पास आ गए, लेकिन पैसे आने से हुआ क्या, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो जब भी आपके पास पैसा आता है और पैसा आने की वजह से अगर एसेट डिक्रीज हो जाए और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी रिसीट को हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा आए और ना ही कोई एसेट डिक्रीज हो, ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो, तो ऐसी रिसीट्स को हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और मेरे बच्चे, हम सबसे ज़्यादा अब रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर होती है मेरी बात? हाँ जी सर। देखो, सरकार की रेवेन्यू रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सरकार की टैक्स रिसीट और एक है नॉन टैक्स रिसीट। कभी भी किसी के जहन में अगर रेवेन्यू रिसीट का पॉइंट आए सरकार को लेकर, तो सबसे पहले टैक्स रिसीट आता है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी रेवेन्यू का जो रीज़न है वो है टैक्स, जो लोगों से वसूला जाता है। लेकिन सरकार क्या सिर्फ टैक्स के थ्रू ही रेवेन्यू कमा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट नॉन टैक्स रिसीट्स के थ्रू भी रेवेन्यू कमा रही है। सर कैसे कमा रही है, ज़रा हमें बताएं। देखो, एक एक करके मैं सबके बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। टैक्स के बारे में तो अभी हम डिस्कशन कर ही लेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आती है फीस। मुझे एक बात बताएं, कोर्ट के अंदर आप कोई मामला डिस्कस करने जा रहे हैं, इंसाफ मांगने जा रहे हैं, किसी पर लीगल सूट करने जा रहे हैं, तो कोर्ट के अंदर आपसे कोर्ट फीस मांगी जाती है? बिल्कुल मांगी जाती है। सर मैंने कोई ज़मीन खरीदी है, मैं उस ज़मीन की रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ, उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूँ, तो मैं रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, रजिस्ट्रार मुझसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगता है, मैं उसके पैसे देकर आता हूँ। तो सरकार आपको लीगल पर्पज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए सर्विसेज देती है। गवर्नमेंट आपको लीगल सर्विस दे रही है, जैसे कोर्ट के बारे में मैंने बताया। गवर्नमेंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस दे रही है, जैसे रजिस्ट्रार आपकी रजिस्ट्री कर रहा है। तो उसके लिए आप जो सरकार को पेमेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो फीस है। हाँ सर ये तो सही बात है। ये अब बताओ, वो पैसा गवर्नमेंट के पास गया, लेकिन गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट कम हुआ, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी, तो वो क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? बिल्कुल रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। फाइन्स, सरकार क्या करती है भाई, किसी ने रेड लाइट ब्रेक करी, उस पर क्या कर दिया, पेनल्टी लगा दी। लॉ ब्रेक करने पर आपसे फाइन लिए जाते हैं, जैसे आप चालान भी बोलते हैं। चालान एक सही वर्ड नहीं है, क्योंकि चालान तो मेरे बच्चे एक रसीद को कहा जाता है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है, और पेनल्टी लगाई जाती है लॉ ब्रेक करने वालों पर। और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे बच्चे, फाइन कलेक्ट करना गवर्नमेंट का कोई मकसद नहीं है। फाइन बस इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है कि लॉ ब्रेक करने वाला लॉ को ब्रेक ना करे, उसको डीमोटिवेट करने के लिए फाइन लगाया जाता है। बट स्टिल गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ ही रहा है, अगर किसी ने लॉ ब्रेक करा है तो वो जो फाइन गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो एक तरीके की रेवेन्यू रिसीट है। तो फीस और फाइन तो आप लोगों को समझ में आई होगी। एस्टीट के बारे में बात कर लेते हैं, ये आप पहली बार नाम सुन रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, होता क्या है कि मान लेते हैं आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट है कंपनीज के अंदर, लेकिन आपकी कोई संतान नहीं है, ठीक है ना, आपकी कोई फैमिली नहीं है, आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और बिना लीगल रिप्रेजेंटेटिव के, अल्लाह ना करे, आप एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। समझ में आई बात या नहीं आती? अब जो आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्यापार, आपका स्टॉक, आपका गोल्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होगी, गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी, अगर गवर्नमेंट को कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता है तो। अब गवर्नमेंट की तो बैठे बैठे कमाई हो गई, नहीं हो गई, ना ही कोई एसेट गिरा, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी, है नहीं, ना हल्दी लगी ना फिटकरी, और फटाफट फालतू में पैसे आ गए। तो एस्टीट इसी तरीके की रेवेन्यू रिसीट्स को कहा जाता है। तो मैंने आपको फाइन बताया, फीस बताया, एस्टीट बताया। अच्छा,
आपको मैंने एक बात बताई थी, गवर्नमेंट भी खुद बिजनेस कर रही है, उन्हें कहा जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बहुत से बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट खुद कर रही है इन्वेस्ट करके। अब उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है, उनसे जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट की वजह से ना ही कोई एसेट कम हो रहा, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही, तो वो भी गवर्नमेंट की क्या है, एक तरह की नॉन टैक्स रिसीट्स। आगे बढ़ते हैं हम, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट, सर स्पेशल असेसमेंट क्या चीज़ होती है? देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हमारी कंट्री में ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं होता भी हो तो उसे स्पेशल असेसमेंट क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, और उसे रेवेन्यू रिसीट क्यों माना जा रहा है, सारी बातें मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं कि आपकी दुकान है किसी रोड के आसपास, और वो रोड ऐसे ही है, अजीब सा, बंजर सा, बेकार सा, ना ज़्यादा गाड़ियाँ आती ना ज़्यादा लोग आते, लेकिन आपकी वहाँ पर दुकान है। उस दुकान की कीमत क्या होगी सर? सडनली लो ही होगी, क्योंकि जहाँ पर लोग नहीं, जहाँ एनवायरनमेंट नहीं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पर दुकानों की और घरों की कीमतें कम ही होती हैं। अब सडनली क्या होता है, गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारती है, वहाँ मेट्रो आ जाती है, वहाँ पर क्या नाम है, लोग आने लग जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन जाती हैं, समझ में आई बात? यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर गया सडनली, और आपकी जगह की कीमत एकदम से बूस्ट हो गई। अब आपने तो कुछ किया नहीं ना मेरे बच्चे वहाँ के लिए। अब गवर्नमेंट आपके पास आती है और कहती है कि देखो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया, हमने डेवलपमेंट पर पैसा लगाया, अब वैल्यू उससे आपकी जगह की बढ़ गई। अब ये जो आपकी जगह की वैल्यू इंक्रीज हुई है, हमें उस वैल्यू में कुछ हिस्सा हमें भी चाहिए, और उसी को कहा जाता है स्पेशल असेसमेंट। सरकार के पास पैसा आया भी, ना ही कोई एसेट गिरा, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी। समझ में आई बात? यानी इसी चीज़ को हम स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम। देखो भाई 2G 3G स्पेक्ट्रम जो है वो एक तरीके से कोई ज़मीन नहीं है, ये एक तरीके से वैक्यूम है, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, वोडाफोन है, आइडिया है, एयरटेल है, जियो है। अब ये सभी लोग आपको क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? ये सभी लोग आपको नेटवर्किंग सर्विस दे रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग सर्विस के लिए जो आपके छत, मतलब आपके सर के ऊपर ये जितनी भी खाली जगह है, आसमान में जितना भी ये वैक्यूम है, सरकार इसको इस्तेमाल करने देती है इन सभी कंपनीज को, और उसी को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक खाली जगह को, एक वैक्यूम को कहते हैं जहां पर डेटा ट्रैवल करता है, और ये कंपनीज वो वैक्यूम परचेज करती हैं ताकि 2G 3G सर्विसेज आपको दी जा सके, नेटवर्किंग सर्विस आपको दी जा सके। गवर्नमेंट ये स्पेक्ट्रम इनको बेचती है लाइसेंस के थ्रू, और सरकार पैसा कलेक्ट करती है। सरकार के पास पैसा आया, ना ही कोई एसेट गया, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या कहलाती हैं मेरे बच्चे? नॉन टैक्स रिसीट कहलाती हैं, लेकिन साथ साथ नॉन टैक्स के साथ साथ ये रेवेन्यू रिसीट है। अब रेवेन्यू रिसीट का एक दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं टैक्स रिसीट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर एमसीक्यू और इससे अलग से क्वेश्चन आ सकता है। मैंने सैम्पल पेपर के अंदर इसको लेकर अलग से एक क्वेश्चन देखा है। सर टैक्स रिसीट क्या होती है? टैक्स रिसीट मेरे बच्चे एक कंपलसरी पेमेंट को कहा जाता है जो गवर्नमेंट को पे करनी होती है। क्या बोला मैंने? कंपलसरी पेमेंट जो सरकार को पे करनी होती है। सर हर कोई पे करता है भाई, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स जाता है। क्या बोला मैंने? जिसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स जाता है उसी को ये सरकार को पे करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सरकार ने इनकम टैक्स के बारे में क्या बोला कि जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर होगी उसी को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा अगले फाइनेंशियल ईयर से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 12 लाख तक नहीं कमाया तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स नहीं है, लेकिन जिसने 12 लाख से ऊपर कमाया उसके ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स क्रिएट हो जाएगा। और अगर किसी के ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स क्रिएट हो गया उसी को फिर ये कंपलसरी पेमेंट सरकार को करनी पड़ती है। तो इसी को कहा जाता है टैक्स रिसीट। अब आप तो पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए तो रिसीट है ना, और सरकार के लिए एक तरह की रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है लेकिन ना ही कोई एसेट घट रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है। सर टैक्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, एक है गवर्नमेंट और एक है टैक्स पेयर। अब ये टैक्स पेयर अगर जाकर गवर्नमेंट को खुद से टैक्स पे कर आ जाए, खुद से, कोई बीच में इंटरमीडियरी नहीं है, इसने किसी सीए वगैरह से इनकम टैक्स रिटर्न भरवाई। देखो सीए का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको टैक्स की नॉलेज नहीं है। अगर इसको खुद को टैक्स की नॉलेज हो तो ये से सीए का इस्तेमाल ना करना पड़े, और अगर ये जाकर गवर्नमेंट को खुद से टैक्स पे कर रहा है, खुद से गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाकर टैक्स पे कर रहा है, यानी इसी के ऊपर बर्डन ऑफ टैक्स है और यही गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तो ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। यानी यहाँ पर आप बर्डन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप हैं टैक्स पेयर और ये हैं गवर्नमेंट। एक है बिजनेस, एक है मैकडी। मैकडी ने इसको सामान बेचा और इससे 2 चीज़ों के पैसे लिए।
एक तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस लिया और दूसरा लिया टैक्स। अब आपने गुड्स कंज्यूम करे, बर्गर कंज्यूम करे और आपको फिर टैक्स देना पड़ा। अब मैकडी ने जो प्राइस कलेक्ट करा था वो तो अपने पास ही रख लिया, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट किया था किसे पे किया? गवर्नमेंट को। यानी बर्गर खाया इसने और टैक्स गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन बीच में इन्वॉल्व कौन हुआ? मैकडी। यानी एक पर्सन जो कि टैक्स पेयर था उसके ऊपर गुड्स कंज्यूम करने की वजह से बर्डन ऑफ टैक्स क्रिएट हुआ, लेकिन वो बर्डन ऑफ टैक्स उसने खुद जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, उसने बिजनेस को वो टैक्स पे किया और बिजनेस ने जाकर वो गवर्नमेंट को पे किया। यानी आप अगर अपने बर्डन ऑफ टैक्स को शिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरे पर तो उसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। हमारे देश में जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जो इनकम टैक्स है वो एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आई बात या नहीं आती? बात होती है प्रोग्रेसिव टैक्स की और रेग्रेसिव टैक्स की। अगर इनकम प्रोग्रेस करने के साथ साथ टैक्स भी प्रोग्रेस करने लग जाए, यानी अगर किसी ने 5 लाख कमाए हैं तो उसको कम रेट पर टैक्स देना पड़ रहा है, 10 लाख कमाए हैं ज़्यादा रेट पर टैक्स देना पड़ रहा है, 15 लाख कमाए हैं और ज़्यादा रेट पर टैक्स देना पड़ रहा है। यानी जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस कर रही है, अगर उसके साथ साथ टैक्स का रेट भी प्रोग्रेस करने लग जाए तो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। हमारे देश में इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स की कैटेगरी में आता है। रेग्रेसिव टैक्स वो है जो हर आदमी को एक ही रेट से देना पड़ता है, यानी वहाँ पर इनकम का टैक्स के रेट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि जीएसटी, अगर मैकडी से कोई गरीब आदमी भी बर्गर परचेस करेगा तो उसे भी 5% का जीएसटी देना है, कोई अमीर आदमी भी अगर बर्गर परचेस करेगा तो उसे भी 5% का टैक्स ही देना है। यानी इनकम के प्रोग्रेस के साथ टैक्स का रेट डिसाइड नहीं होता, तो ऐसे टैक्स को हम रेग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर जिसका नाम है डेफिसिट। मैं आपको 3 तरीके के डेफिसिट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, एक है फिस्कल डेफिसिट और एक है प्राइमरी डेफिसिट। यार सर ये 3 तरीके के डेफिसिट में क्या डिफरेंस है? बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, बहुत आसान डिफरेंस है। आप पहले इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, फिर आपको तीनों के बीच में डिफरेंस भी ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाए। देखो भाई, वर्ड है डेफिसिट। अगर डेफिसिट वर्ड है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी पड़ने वाली है, यानी पैसा हमारे पास कम होगा और खर्चा हमारा ज़्यादा होगा। इसी वजह से यहाँ तीनों ही सिचुएशन में, रेवेन्यू डेफिसिट हो या फिस्कल डेफिसिट हो या प्राइमरी डेफिसिट हो, यहाँ पर खर्चा ज़्यादा होने वाला है। देखो ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले लिखा हुआ है, रिसीट बाद में लिखा हुआ है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से। ऐसे ही फिस्कल डेफिसिट में भी टोटल एक्सपेंडिचर पहले लिखा है और टोटल रिसीट बाद में लिखी है, यानी टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है टोटल रिसीट के मुकाबले। समझ में आई बात या नहीं आती? इसी सिचुएशन को डेफिसिट कहा जाता है। अब नाम ही क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। तो एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीट भी रेवेन्यू रिसीट, यानी आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो डेली बेसिस पर खर्चा होता है, वो ज़्यादा है और आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स कम है, यानी ये जो टैक्स वगैरह से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं ये कम पड़ रहा है और आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो डेफिसिट आता है उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है सर, बात समझ आ गई। सर लेकिन फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल वर्ड के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? पूरे फाइनेंशियल ईयर को ही फिस्कल कहा जाता है, यानी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रिसीट्स हैं और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको यहाँ कंसिडर करते हैं। यानी हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी हम जो टोटली खर्च करने वाले हैं, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हम जो टोटली खर्च करने वाले हैं वो ज़्यादा है किसके मुकाबले? टोटल रिसीट के मुकाबले। चाहे पैसा कैपिटल रिसीट से आना हो या रेवेन्यू रिसीट से आना हो, हमारे पास ओवरऑल पैसा आएगा कम और खर्च होगा ज़्यादा। इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। समझ में आई बात या नहीं आती? अगर सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट को कंपेयर करोगे तो वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा, लेकिन अगर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट को कंपेयर करोगे तो वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। सर लेकिन ये ब्रैकेट में आपने क्या लिख रखा है? ब्रैकेट में मेरे बच्चे मैंने लिख रखा है कि जब मैं टोटल रिसीट को कंसिडर कर रहा हूँ ना, यानी जब मैं अपनी सारी रिसीट्स जोड़ रहा हूँ और फिर बाद में जाकर इस टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करने जा रहा हूँ, तो आप उस टोटल रिसीट्स में बस बोरोइंग को मत लीजिएगा। मतलब आपके पास बहुत सारी रिसीट होंगी, बहुत तरीके की रेवेन्यू रिसीट होंगी, बहुत तरीके की कैपिटल रिसीट होंगी, लेकिन सारी रिसीट्स को जोड़ते वक्त आप बस बोरोइंग को मत जोड़िएगा,
उस टोटल रिसीट को फिर आप टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने ज़्यादा डेफिसिट में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मेरा फिस्कल डेफिसिट होगा मैं उतना ही पैसा क्या करूंगा, बोरो करूंगा। इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी कंट्री को कितना पैसा बोरो करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टोटल रिसीट में मैंने बोरोइंग को इंक्लूड ही नहीं किया था। अगर मैं बोरोइंग को इंक्लूड करता तो टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाते और मेरा फिस्कल डेफिसिट जीरो हो जाता। फिस्कल डेफिसिट का मतलब यह है कि आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, टोटल जितना भी खर्चा कर रहे हैं, उसमें से आप अपनी टोटल रिसीट को माइनस कीजिए। अब जाहिर सी बात है कि खर्चा ज़्यादा है और रिसीट्स कम है, टोटल रिसीट्स कम है। मान लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़ और टोटल रिसीट्स हैं 600 करोड़, लेकिन इन 600 करोड़ में बोरोइंग नहीं है। अब खर्चा ज़्यादा है, रिसीट्स कम है, तो आपको पता लगा सर हमारे पास तो 400 करोड़ की शॉर्टेज पड़ रही है। बस उसी 400 करोड़ की शॉर्टेज को किससे पूरा किया जाएगा, बोरोइंग से। यानी जितना भी फिस्कल डेफिसिट निकल कर आता है उतनी ही हम बोरोइंग करते हैं। बात समझ आई या नहीं आती? बिल्कुल सर समझ में आई। लास्ट बच जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है, जो आपने अभी अभी ये फिस्कल डेफिसिट निकाला ना, बस इसी फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट को घटा दीजिए। सर इंटरेस्ट को क्यों घटाना है? यार एक बात बताओ, फिस्कल डेफिसिट निकालते वक्त तुम क्या कर रहे थे? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट घटा रहे थे। आपने कहा कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट घटाइए, लेकिन टोटल रिसीट में क्या नहीं लेनी, बोरोइंग नहीं लेनी, तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो प्राइमरी डेफिसिट ने क्या कहा? प्राइमरी डेफिसिट ने कहा कि अगर तुम्हें रिसीट में लोन को नहीं लेना, बोरोइंग को नहीं लेना, तो फिर हमें एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना, इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है। अगर आप लोन को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर में से हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और अगर फिस्कल डेफिसिट में जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला था, अगर उसमें से एक तरीके का खर्चा यानी इंटरेस्ट का खर्चा सरकार का हटा दिया जाए तो वही डेफिसिट कम होकर कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। यानी जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट आ रहा था, इंटरेस्ट की पेमेंट की वजह से वो डेफिसिट कम हो जाता है और उसी को हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। होप सो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।